तो बच्चे लोग आज नया क्लास पहला क्लास फिर से हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज नया क्लास में नया चैप्टर का आनंद हम लोग लेंगे और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में अब हम लोग जानेंगे, जो आपके बुक में शायद तीसरा या चौथा नंबर में ये चैप्टर है, जिसे फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट कहा जाता है। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आज समझना ही पड़ेगा। बहुत सारा विद्यार्थी मुझे फोन करके बताया कि सर जो क्लास में समझ में आता था वो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से नहीं समझ में आ पा रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो आज हमने इस क्लासरूम में चार बच्चों को बैठा दिया है और उनसे परमिशन लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर उन्होंने कहा समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे, इसका मतलब है आपको भी समझ में आ जाएगा घर बैठे। और अगर उनको दिक्कत होगा तो फिर हम बात को रिपीट करेंगे, ये मानते हुए कि घर में आपको दिक्कत हो रहा है। तो आज सीखना ही पड़ेगा और थोड़ा कोशिश करेंगे तो पक्का सीखेंगे। तो जानिए, इस सूचना के बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। पहले इस चैप्टर का थोड़ा विशेषता जान लीजिए। आपको बता दें, ये चैप्टर बहुत ही मजेदार है और बड़ा नंबर का चैप्टर है। 5 मार्क्स का ये चैप्टर, 5 नंबर का ये चैप्टर, और पढ़ने में मजा भी आता है। और ये स्कोरिंग चैप्टर, आपको बता दें केमिस्ट्री में कुछ ऐसा चैप्टर होता है जहां मेहनत बहुत करवाता है, नंबर कम देता है, लेकिन इसके विपरीत ये आपको मेहनत कम कराएगा और नंबर ज्यादा देगा। इसलिए इसे तो कमांड करना ही पड़ेगा। तो ऐसा विशेषता है इस चैप्टर का। अब आइए हम लोग जानते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आखिर होता क्या है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या है। तो चलिए पहले तो इसका डेफिनेशन ही हम आपको बता दें। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट इंटरकन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच, केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे बदला जा सकता है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे बदला जा सकता है, इसी के बारे में स्टडी किया जाता है, इसी के बारे में अध्ययन किया जाता है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट इंटरकन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे केमिकल एनर्जी में बदला जाएगा और केमिकल एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाएगा, इसी के बारे में मुख्य रूप से हम लोग स्टडी करने वाले हैं, मुख्य रूप से इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फिर आप में से कोई पूछ सकता है कि आखिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। आप देख रहे हैं ट्यूबलाइट जल रहा है, फैन चल रहा है, किसके वजह से होता है ऐसा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा होता है, जो आप बचपन से देखते आए हैं। और केमिकल एनर्जी क्या होगा? जब आप किसी पेपर को जला देते हैं। लीजिए, इस पेपर को हम लोग जला देते हैं। जब इस पेपर को जला देंगे तो ये राख हो जाएगा, ऐश बन जाएगा, और उसके बाद आपको एनर्जी मिलेगा। तो ये पेपर चूंकि राख में बदल चुका है, ऐश में बदल चुका है, क्या आप इस राख को इस पेपर में बदल सकते हैं? कभी नहीं। इसलिए पेपर का जलना एक केमिकल रिएक्शन होता है, एक केमिकल चेंज होता है, और इसके बाद जो एनर्जी आपको मिलता है उसी को हम लोग केमिकल एनर्जी कहते हैं। ऐसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे बदलेंगे और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे बदलेंगे, इसके बारे में आप जहां अध्ययन करते हैं, जहां स्टडी करते हैं, बस उसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। तो अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आधार पर सब्सटेंस को कितने भागों में बांटा जाता है, ये अब हम लोग सीखेंगे। कितने टाइप का सब्सटेंस हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये अब आप जानेंगे। तो जानिए, ये रहा आपका सब्सटेंस। लीजिए, ये सब्सटेंस दिया गया, ऐसा सब्सटेंस दिया गया, और जब सब्सटेंस है तो भाई सब्सटेंस आपका दो भागों में बांटा गया। एक है कंडक्टर, लीजिए लिख दिया गया कंडक्टर, और दूसरा दिया गया नॉन कंडक्टर, ऐसे नॉन कंडक्टर, इस तरह से दे दिया गया नॉन कंडक्टर।
फिर इस कंडक्टर को भी दो भागों में बांटा गया। इस कंडक्टर को दो भागों में बांटा गया। एक का नाम है मेटालिक कंडक्टर, लीजिए ऐसे दिया गया मेटालिक कंडक्टर, और दूसरा टाइप है इलेक्ट्रोलाइट, लीजिए दिया गया इलेक्ट्रोलाइट। और इस इलेक्ट्रोलाइट को भी दो भागों में बांटा गया। एक का नाम है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लीजिए दिया गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक का नाम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे का नाम है वीक इलेक्ट्रोलाइट, लीजिए वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो भाई 27 का क्लासिफिकेशन आप सुन चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आपने सुना 27 को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। एक है कंडक्टर और दूसरा है नॉन कंडक्टर। अब कंडक्टर क्या है, हम आपसे पूछेंगे कंडक्टर क्या होता है। आप बोलेंगे सर बस में जो टिकट काटता है उसको कंडक्टर कहते हैं। हाँ वो भी सही है, लेकिन यहां जब आपसे कंडक्टर पूछा जाए तो इसका मतलब है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। तो एक ऐसा सब्सटेंस जिससे करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, बस उसी को कंडक्टर कहते हैं। ए सब्सटेंस थ्रू व्हिच करंट इलेक्ट्रिसिटी कैन पास इज नोन एज कंडक्टर, उसी को जस्ट कंडक्टर कहते हैं। बचपन से आप देखते आए हैं, सुनते आए हैं, सारा का सारा मेटल्स जो है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उनको बड़ी आराम से आप कंडक्टर कह सकते हैं। जिस किसी से भी करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, अगर इससे भी पास किया तो इसको भी हम लोग कह देंगे, अफसोस इससे पास तो करेगा नहीं, लेकिन अगर करता तो इसको भी हम लोग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल देते। तो फाइनली क्या बोले, ए सब्सटेंस थ्रू व्हिच करंट इलेक्ट्रिसिटी कैन पास इज नोन एज कंडक्टर, उसी को जस्ट कंडक्टर बोला जाता है। अब जानिए नॉन कंडक्टर के बारे में। नॉन कंडक्टर क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस थ्रू व्हिच करंट इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास इज नोन एज नॉन कंडक्टर। एक ऐसा सब्सटेंस जिससे करंट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता, बस उसी को नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस जैसे आप जानते हैं इससे करंट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता, इसलिए बड़ी आराम से आप इसको नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। अब आइए मेटलिक कंडक्टर के बारे में जाने। मेटलिक कंडक्टर क्या होता है, ऑल मेटल्स आर नोन एज मेटलिक कंडक्टर। सारे के सारे मेटल को मेटलिक कंडक्टर आप कहते हैं। ऑल मेटल्स आर नोन एज मेटलिक कंडक्टर। मतलब अरे सिंपल सा बात है भाई, जितना भी मेटल होता है वो सारा का सारा मेटलिक कंडक्टर होता है। इनका खासियत क्या होता है ये आप जानिए। जब मेटलिक कंडक्टर का हम लोग बात करते हैं तो इनका खासियत विशेषता क्या होता है, जब मेटलिक कंडक्टर से जैसे आपके घर में देखिए वायरिंग लगा हुआ है, तार है कॉपर का या एल्युमिनियम का वायरिंग है आपके घर में, तो जब करंट इलेक्ट्रिसिटी कॉपर या एल्युमिनियम से पास करता है तो क्या कॉपर ही रहता है कि बदल जाता है? क्या वो कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है? नहीं नहीं नहीं। अगर आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड में बदल जाए, कॉपर ऑक्साइड में बदल जाए करंट इलेक्ट्रिसिटी भेजने पर, तो फिर आपका फैन नहीं चलेगा, ट्यूबलाइट नहीं चलेगा, आपको रोशनी नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसलिए आपने क्या देखा कि जब मेटल कंडक्टर से करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो किसी तरह का कोई केमिकल चेंज प्रोड्यूस नहीं होता है। हाँ, अगर इस पतला सा तार से एक मेटालिक वायर से आप एसी को जोड़ दीजिए, टीवी को जोड़ दीजिए, फ्रिज को जोड़ दीजिए, तो क्या होगा, वो जल जाएगा, तार जो है वो जल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि करंट के पास होने पर, करंट इलेक्ट्रिसिटी के पास होने पर हीट प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण आपका तार गल जाता है, पिघल जाता है। अगर वो पतला तार है तो निश्चित रूप से गलेगा ही। तो आपने क्या सीखा, सारे के सारे मेटल्स को मेटालिक कंडक्टर कहते हैं। और दूसरा आपने बात सीखा कि जब किसी मेटल से करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो कोई केमिकल चेंज प्रोड्यूस नहीं होता, केवल हीट प्रोड्यूस करता है, केवल हीट प्रोड्यूस होगा, किसी तरह का कोई केमिकल चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा। तो चलिए अंत में आप बताइए, क्या कॉपर ऑक्साइड में बदलेगा जब हम लोग करंट को पास करेंगे? नहीं। यस, तो ऐसा ही सही जवाब है। कॉपर से जब आप करंट को पास करेंगे तो उसमें केमिकल चेंज नहीं होगा, यानी वो कॉपर ऑक्साइड में कभी नहीं बदलेगा। अब बारी आया इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जानने का।
क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, अब इसके बारे में आप जानिए। देखिए कोई भी कंपाउंड जो आपके मन में आ रहा है आने दीजिए, कोई भी कंपाउंड जिसको पानी में मिलाने पर या मोल्टेन स्टेट में लेने पर, मोल्टेन स्टेट का मतलब क्या होगा, पिघला हुआ अवस्था। तो जब आप किसी भी कंपाउंड को पानी में डाल देते हैं या मोल्टेन स्टेट में लेते हैं तो वो देता है फ्री आयंस, मुक्त आयन देता है, जिसके कारण वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बन जाता है, जिसके कारण करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाता है। तो बस ऐसे कंपाउंड को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाएगा। आप कहेंगे नहीं समझ में आया, चलिए फिर से समझते हैं, इसमें बुराई क्या है, नहीं समझ में आया तो कोई चिंता का बात नहीं। अब हम लोग दोबारा इसको समझते हैं। लीजिए बर्तन है, इसमें हम लोग पानी ले लिए और अब इसमें हम लोग NaCl कंपाउंड को डाल देते हैं। जैसे NaCl कंपाउंड, NaCl क्या है, नमक बचपन से आप देखते आए हैं। काला नमक का एक इतना सा टुकड़ा लीजिए और काला नमक का इतना बड़ा टुकड़ा क्या है, आपका NaCl है, जिसमें लाखों लाख Na+Cl- मौजूद रहता है, जो आपस में सटा हुआ रहता है, एकदम कस के फंसा हुआ रहता है। Na+Cl- एकदम कस के सटा हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है। और अब जैसे आप इस नमक के टुकड़ा को यानी NaCl को पानी में डालते हैं तो ये फटाफट Na+Cl- आयनों में टूट जाता है। देखिए ये जो सॉलिड स्टेट में आपका Na+Cl- एकदम कस के चिपका हुआ था, कस के सटा हुआ था, जैसे आप उसको पानी में डाले कि वो फटाफट आयनों में टूट चुका है, Na+Cl- में वो टूट चुका है। और अब आप यहां पर एक बिजली का तार सटा दीजिए, करंट को पास कीजिए, तो यही वो आयन है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को ढूंढ होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है और इस तरह ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। तो बस ऐसा जो कंपाउंड आपने सुना जो पानी में या मोल्टेन स्टेट में पिघला हुआ अवस्था में फ्री आयंस देता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करता है, बस ऐसे कंपाउंड को आप इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। तो फाइनल डेफिनेशन फिर से हम आपको सुना दें, ए कंपाउंड व्हिच गिव्स फ्री आयंस इन वाटर और इन मोल्टेन स्टेट एंड कंडक्ट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। उसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, वही कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट भी दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में मिलाने पर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनों में टूट जाता है, करीब करीब पूरी तरह से आयनों में टूट जाता है। बस ऐसे कंपाउंड को ही हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NaCl, ये NaCl लीजिए, सोडियम क्लोराइड जिसको आप नमक कहते हैं, इसको जैसे हम लोग पानी में डालते हैं तो ये करीब करीब पूरी तरह से आयनों में टूट जाता है, Na+Cl- आयनों में टूट जाता है। इसीलिए ऐसे कंपाउंड को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। NaCl इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। अब दूसरा जानिए वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब तक आपको समझ में आ गया होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसको पानी में मिलाने पर पार्शियली आयनों में टूटता है, थोड़ा सा आयनों में टूटता है, आंशिक रूप से आयनों में टूटता है। बस वैसे कंपाउंड को, वैसे इलेक्ट्रोलाइट को वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। एन इलेक्ट्रोलाइट which is partially dissociated into ions in water is known as weak electrolyte. For example, लीजिए CH3COOH, इसको हम लोग वीक ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ये वीक ऑर्गेनिक एसिड है और इस वीक ऑर्गेनिक एसिड को जैसे हम लोग पानी में डालते हैं, जैसे इसको पानी में डालते हैं ये इस तरह से आयनों में टूटता है, CH3COO- प्लस H+, इस तरह से आयनों में टूट गया। लेकिन अफसोस पार्शियली टूटता है, थोड़ा सा टूटता है, लगभग 30% 40% ये आयनों में टूटता है, बाकी टूटने नहीं करता है। तो बस ऐसे हालत में हम लोग बोलेंगे कि ये कंपाउंड जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो पानी में मिलाने के बाद पार्शियली आयनों में टूटता है, तो बस ऐसे कंपाउंड को वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है।
तो ये था सबटाइल्स का क्लास रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब टॉपिक का नाम बोलते जा रहे हैं, जिसको दिक्कत है हाथ खड़ा कीजिएगा, बोलिए। आपको कंडक्टर समझ में आया? ठीक है, अच्छी बात है। नॉन कंडक्टर समझ में आया? ये भी आपको आया, अच्छी बात है। मेटलिक कंडक्टर, ये भी आपको समझ में आया, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में आपको दिक्कत, तो चलिए फिर से हम दोबारा आपको बता देते हैं, क्योंकि हम लोगों का मकसद सीखना है, सीखना तो पड़ेगा। तो चलिए अब इलेक्ट्रोलाइट के बारे में दोबारा हम आपको बता दें। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट कोई बहुत हाई-फाई चीज नहीं होता है। कोई भी कंपाउंड, जो भी कंपाउंड आप कल्पना करना चाहते हैं कीजिए, मुझे कोई शिकायत नहीं। कोई भी कंपाउंड लीजिए, उसको पानी में डालिए, तो पता चला वो फ्री आयंस दे दिया। और अगर आप उसको मोल्टेन स्टेट में लेंगे तो भी पता चला कि फ्री आयंस दे दिया। और जब फ्री आयंस दे दिया यानी आयन अलग अलग हो चुका है, इसी को हम लोग फ्री आयंस कहते हैं। और फिर पता चला कि यही आयन है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को ढूंढ होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, और इस तरह आपका कंपाउंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। तो बस ऐसे कंपाउंड को इलेक्ट्रोलाइट के नाम से पुकारा जाता है। और क्या, कोई भयानक चीज थोड़े होता है। कोई भी कंपाउंड जो पानी में मिलाने पर या मोल्टेन स्टेट में लेने पर फ्री आयंस दे दे और करंट इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास भी होने दे और करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करे, तो बस ऐसे कंपाउंड को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। तो क्या समझ में आया आप सभी को? आ गया? हैप्पी, खुश? आप सब खुश? और जब खुश हो गए तो आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए। दबाते क्यों नहीं है? नहीं समझ में आया? अरे भाई लाइक मारिए। जब सीख जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो लाइक भी मारा जाता है। आप लोग बहुत आलसी आदमी है, थोड़ा दबाया ही तो जाता है, दबा देना है, इसमें क्या है? दबाइए, जरूर दबाइए। और कुछ बच्चा देख तो लेता है वीडियो, लेकिन ऐसा आलसी बच्चा कि सब्सक्राइब करना भूल जाता है। भाई सब्सक्राइब कीजिए, इससे नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलेगा और हमको कम मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो हर बच्चों को अलग अलग हमको भेजना पड़ता है। तो समझ में आया तो लाइक तो मार ही दीजिए, आलसी मत बनिए, जरूरी है। और सब्सक्राइब जो बच्चे नहीं किए अभी तक, बहुत सारा नहीं किया है, वो जरूर करें। तो आइए इसके बाद अब हम लोग दूसरा टॉपिक अब समझेंगे। क्या है दूसरा टॉपिक? अब इसके बारे में जानें। लीजिए, अब हम लोगों का अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल? अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में अब हम लोग जानते। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होगा, अब इसको समझना है। देखिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब क्या होता है? बर्तन होता है, बर्तन, और कुछ नहीं, जिसको आप इंग्लिश में कंटेनर कहते हैं, वेसल कहते हैं, लेकिन साधारण भाषा में तो बर्तने बोलते हैं। तो कोई भी बर्तन हो सकता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो आइए, क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल समझिए। यहां पर ये रहा एक कंटेनर, यहां एक बर्तन ले लिया गया और इसमें आप पानी को डाल दीजिए। पानी 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 लीजिए, पानी को डाल दिया गया और अब इसमें आप कंपाउंड एबी को डाल दीजिए, जो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट, तो ये रहा बर्तन, इसमें कंपाउंड एबी को डाल दिए जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है। और जैसे आप इसको डालेंगे कि ये A प्लस B माइनस में टूट जाएगा। लीजिए, A प्लस B माइनस आयनों में टूट चुका है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी कंपाउंड तो आयनों में टूटता ही, तो A प्लस B माइनस में टूट चुका। और अब फिर यहां पर दो मेटालिक रॉड को डाल दिया गया। दो मेटालिक रॉड को डाल देते हैं, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोड। सोचिए, मेटालिक रॉड जिसको आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डुबो देते हैं, डाल देते हैं, कि बस उसको एक भयानक नाम दिया जाता है और वो है इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड एक भयानक नाम, डरावना नाम, बच्चा लोग सुन के डर जाता है कि क्या होता होगा इलेक्ट्रोड। कुछ नहीं, एक साधारण सा मेटालिक रॉड होता है जो आपके हाथ में है, तो आप उसको रॉड कहते हैं। लेकिन जैसे उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डुबो दिए कि उसको एक प्यारा सा नाम दिया जाता है, और वो नाम क्या है? इलेक्ट्रोड। तो ये दो मेटालिक इलेक्ट्रोड को डाल दिया गया और अब इनको सोर्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया गया। लीजिए, सोर्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग जोड़ देते हैं। सोर्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी बैटरी सेल, जो आप
घड़ी में यूज करते हैं, जो टॉर्च में यूज करते हैं, उसी को हम लोग सेल कहते हैं, उसी को बैटरी कहते हैं। लीजिए उसे यहां लगा दिया गया। आपने सेल में देखा होगा प्लस और माइनस लिखा हुआ रहता है। प्लस यानी पॉजिटिव टर्मिनल, माइनस यानी नेगेटिव टर्मिनल। तो बस इस सेल को हम लोग इस तरह से बोर्ड या कॉपी में रिप्रेजेंट करते हैं। एक बड़ा लाइन, एक छोटा लाइन, यहाँ प्लस दिया गया और ये माइनस दिया गया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। और जैसे सोर्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी से आप दोनों इलेक्ट्रोड को, दोनों मेटल रॉड को जोड़ देते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। इस सॉल्यूशन से करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। ये लीजिए, ये आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जस्ट ये नेगेटिवली चार्ज हो चुका, नेगेटिवली चार्ज क्योंकि आपने इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। और ये आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। लीजिए, ये पॉजिटिवली चार्ज हो चुका। तो फिर जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो क्या होता है? ये इलेक्ट्रोड आपका नेगेटिव चार्ज हो चुका है। ये A प्लस दौड़ दौड़ कर इस पर जमा होगा। तो नीचे दिया गया एट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। लीजिए ऐसा लिख दिया गया, एट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। क्या होता है यहां पर गौर कीजिए। A प्लस जब यहां पहुंचेगा तो कुछ इस तरह का चेंजिंग होने वाला है। लीजिए, A प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और A में बदल जाएगा। और फिर लीजिए, एट पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या होने वाला है? ध्यान दीजिए, एट पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या होता है? देखिए, एट पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, देखिए यहां पर ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, इसके पास B माइनस आएगा। ऐसे B माइनस आया और B माइनस जब आया तो यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया और B के रूप में चेंज कर दिया। देखिए, छोड़ा गया इलेक्ट्रॉन आपके सामने मौजूद इस तरह से, और यही छोड़ा गया इलेक्ट्रॉन यहां पर A प्लस लेता है और A के रूप में बदल जाता है। तो आपने क्या सुना? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, यहां जो भेसल आपको लेना है, आप बोलेंगे ये भेसल किस चीज का बना होता है, ये बर्तन किस चीज का बना होता है? आप जो कल्पना करना चाहे कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रोलाइट को, इन आयनों को इसके साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए, बस। अगर बर्तन के साथ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रिएक्शन कर जाएगा तो फिर वो डिस्ट्रॉय कर जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो क्या ये मिट्टी का बर्तन हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, क्या ये एल्यूमिनियम का हो सकता है। सिर्फ ख्याल रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट को इसके साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए। तो कोई भी कंटेनर हो सकता है। तो लीजिए, यहां कंटेनर लिया गया और इस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाल देते हैं और दो इलेक्ट्रोड को डाल दिया गया और सोर्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी से जोड़कर जब इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो फिर क्या होता है? A प्लस यहां पर जमा होता है A के रूप में और B माइनस यहां जमा होता है B के रूप में। यानी केमिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? एकदम हुआ। यहां केमिकल चेंज होता है और ऐसा केमिकल चेंज कब होता है? जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को भेजते हैं। तो बस ऐसे प्रोसेस को, ऐसे काम धंधा को, ऐसे प्रक्रिया को आप कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोसेस क्या है? काम धंधा है और क्या। आपसे कोई पूछेगा कि कौन सा काम धंधा कर रहा है, कौन सा प्रोसेस कर रहा है, तो आप कहेंगे कि भाई बर्तन में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डालकर, इलेक्ट्रोड को डालकर करंट इलेक्ट्रिसिटी को भेज दिए और केमिकल चेंज प्रोड्यूस हो गया। तो बस ऐसे प्रोसेस को, ऐसे काम धंधा को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। यही कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस। लीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। तो क्या है इलेक्ट्रोलिसिस? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से जब पास किया जाता है तो केमिकल चेंज प्रोड्यूस होता है। तो बस ऐसे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। अगर आपका कोई दोस्त कहता है कि आज घर में इलेक्ट्रोलिसिस वाला काम धंधा हम करके आ रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि उसने किसी कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डालकर, दो इलेक्ट्रोड को डालकर करंट इलेक्ट्रिसिटी भेजा होगा। तभी तो उसने कहा कि हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, क्योंकि ऐसा करने के बाद केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस होता है और ऐसे प्रोसेस को, ऐसे फेनोमेनन को ही आप इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो फाइनली आपने सीखा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में केमिकल चेंजेस होता है।
ध्यान दीजिए, यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे, रिडक्शन। और ध्यान दीजिए, यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो बोलिए, पानी अब आपका बताने का, जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। सबूत आपके सामने है, दिख रहा है आपको सबूत। तो याद रखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जब भी किया जाता है तो हमेशा ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। और जब किसी प्रोसेस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है तो उसको हम लोग रिडॉक्स प्रोसेस कहते हैं। वो कहलाता है रिडॉक्स प्रोसेस। उसी को जस्ट हम लोग रिडॉक्स प्रोसेस के नाम से पुकारेंगे, वही कहलाता है रिडॉक्स प्रोसेस। तो फाइनली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इज रिडॉक्स प्रोसेस, एक्सप्लेन। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो है वो एक रिडॉक्स प्रोसेस होता है, कैसे, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। आप कहेंगे कि जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है तो किसी एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस होता है और किसी दूसरे इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन वाला प्रोसेस होता है, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को रिडॉक्स प्रोसेस कहते हैं। इसी कारण इसे रिडॉक्स प्रोसेस के नाम से पुकारा जाता है। आगे और भी बात जानिए, बताइए इस इलेक्ट्रोड पर जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, यहां पर कौन सा काम हो रहा है? यहां पर देखिए रिडक्शन वाला काम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला काम हो रहा है। और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन वाला प्रोसेस होता है उसको हम लोग कैथोड कहते हैं, कैथोड। लीजिए, ये हो चुका कैथोड, इसको कैथोड कहा जाएगा। और बोलिए, ये जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, यहां कौन सा काम हो रहा है? ऑक्सीडेशन वाला। देखने का चीज है, देख लीजिए, सबूत आपके सामने है, यहां ऑक्सीडेशन वाला काम हो रहा है। और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको कहा जाता है एनोड। लीजिए, उसको हम लोग एनोड के नाम से पुकारेंगे। तो कैथोड का डेफिनेशन क्या होगा? इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस इज नोन एज कैथोड। वैसा इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन प्रोसेस होता है उसी को कैथोड कहा जाता है। अब आप में से कोई बच्चा बोल सकता है कि क्या सर ऐसा नहीं बोल सकते कि जो इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है उसको कैथोड बोलेंगे, जो नेगेटिवली चार्ज होगा उसको कैथोड बोलेंगे? बकवास, गलत, ऐसा एकदम नहीं बोलेंगे। क्योंकि आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होता है उसको एनोड कहा जाता है, एनोड। और जो पॉजिटिवली चार्ज होता है गैल्वेनिक सेल में उसको कैथोड कहा जाता है। एकदम उल्टा, एकदम उल्टा। इसलिए कैथोड एनोड का जो डेफिनेशन है वो साइन के आधार पर नहीं दिया जाता। साइन के आधार पर देंगे तो यहां तो सही हो जाएगा, लेकिन गैल्वेनिक सेल में बुरा फंसेंगे क्योंकि वहां तो उल्टा हो जाता है। इसलिए ऐसा करना सख्त मना है, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो फाइनली क्या बोलेंगे? फिर से जानिए, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उसको एनोड कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पर आपका रिडक्शन प्रोसेस होगा उसे कैथोड कहते हैं। तो एनोड कैथोड का डेफिनेशन हो चुका। लीजिए, एनोड और कैथोड क्या होता है ये भी हम आपको बता दिए। एनोड कैथोड का डेफिनेशन समाप्त। वैसे ही एनोड कैथोड का डेफिनेशन याद रखने का एक छोटा तरीका होता है, एक सिंपल सा टेक्निक होता है, वो आप ध्यान से सुनिए। लीजिए, दिया गया रेड कैट और दूसरा दिया गया एनऑक्स। रेड कैट का मतलब क्या होगा? रिडक्शन एट कैथोड। संक्षिप्त रूप है रेड कैट। रेड कैट लाल बिल्ली नहीं, बल्कि इसको क्या कहेंगे? रिडक्शन एट कैथोड। जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा उसको हम लोग कैथोड कहेंगे। एनॉक्स माने ऑक्सीडेशन एट एनोड। एनॉक्स मींस ऑक्सीडेशन एट एनोड। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड कहा जाता है, उसी को हम लोग एनोड बोलेंगे। तो ये था संक्षिप्त तरीका कैथोड एनोड को याद रखने का। रेड कैट मींस रिडक्शन एट कैथोड, एनॉक्स मींस ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो ये था एनोड और कैथोड का डेफिनेशन। उसके बाद आगे का काम करें हम लोग। नेक्स्ट जानिए इलेक्ट्रोलिटिक शेल के बारे में।
भाई जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में, जिस सेल में इलेक्ट्रोलिसिस वाला काम धंधा किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस किया जाता है, बस उसी को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोला जाता है। तो ये बर्तन आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के नाम से पुकारेंगे। ये हो चुका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो चलिए आपको बता दिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। समझ में आया आपको? बर्तन जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस वाला काम धंधा करेंगे उसी बर्तन को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को भेजते हैं, कहां से? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, और उसके बाद क्या होता है? केमिकल चेंज। तो बस ऐसे प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। फिर आपसे पूछा जाएगा एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, तो हमेशा याद रखेंगे रेड कैट means reaction at cathode, NOx means oxidation at anode। जिस इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन होगा उसको कैथोड बोलेंगे, और जिस पर ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड बोला जाएगा। उसके बाद आपने देखा रिडक्स के बारे में, आपने सुना भाई इलेक्ट्रोलिसिस वाला जो प्रोसेस होता है वो रिडक्स प्रोसेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन वाला काम होता है और दूसरे पर रिडक्शन। एकदम साइमल्टेनियसली होता है, एकदम साथ साथ होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ऑक्सीडेशन हो गया और रिडक्शन नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी होगा तो दोनों साथ साथ होता है। इसीलिए आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को रिडक्स प्रोसेस कहते हैं। भाई मुझे तो इतना ही कहना था। क्या दिक्कत? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई दिक्कत? ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप में से किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं पर कोई दिक्कत? ओके, आपने मुझे फ्री किया, कहा कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, तब आगे बढ़ते हैं। तो फिर बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं, जब समझ में आ गया तो अभी तक आप इस पर अगर नहीं दवाए तो दवाइए दीजिए। पैसा तो लगता नहीं है, दवाना जरूरी है, इससे हमें अच्छा लगता है देख करके। तो आइए अब आगे का बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज का हम लोग सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन सीख चुके हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको बता चुके हैं। अब अगला टॉपिक के बारे में बात करें और वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। वो कौन कौन सा फैक्टर है जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को प्रभावित करता है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को प्रभावित करने वाला कौन कौन सा फैक्टर होता है, अब इसके बारे में अब हम लोग सीखेंगे। तो लीजिए, लिखा गया टॉपिक का नाम लिख देते हैं, कॉपी पेन खोलकर बैठ जाइए, थोड़ा आप लोग भी लिख लीजिए, बेहतर समझ में आता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग, लीजिए दिया गया अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। किन परिस्थितियों में इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा ज्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी को जाने दिया जाएगा और किन परिस्थितियों में कम दिया जाएगा, जाने के लिए अब इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को प्रभावित करने वाला कौन कौन सा फैक्टर होता है, कौन कौन सा कारक होता है, अब इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो लीजिए पहला फैक्टर के बारे में जानिए। फर्स्ट नंबर फैक्टर में दिया गया सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन। सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन। भाई इंटरेक्शन का मतलब होता है आकर्षण का। सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन, क्या इसका मतलब है? चलिए अभी हम आपको बता दें इसका क्या मतलब होने वाला है। आपका जैसे इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, सॉलिड NaCl। सॉलिड NaCl में क्या होता है? Na+Cl- चिपका हुआ रहता है, एकदम कस के सटा हुआ रहता है। जैसे आप उसको पानी में डालें कि Na+Cl- हट गया, Na+Cl- जब हट गया तो फिर Na+ को क्या बोलेंगे? सॉलिड। Cl- को क्या बोलेंगे? सॉलिड। तो इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल उत्पन्न होगा, Na+Cl- के बीच जो आकर्षण बल उत्पन्न होगा, उसी को हम लोग कहेंगे सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन। वही कहलाता है सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन। तो मान लीजिए आप बर्तन में पानी लेते हैं, लीजिए यहां पर ले लीजिए पानी, ऐसे ले लिया गया और इसमें NaCl को डाल दिए तो ये फटाफट Na+Cl- में टूट गया।
Na+Cl- में टूट गया। अगर ये Na+Cl- एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से आएगा जाएगा तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी को ढोने वाला कौन होता है? Na+Cl-, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन हाई हो जाएगा। और अगर धीरे धीरे जाएगा तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कम हो जाएगा। अब सोचिए Na+ इधर जाना चाहता है लेकिन Cl- उसको टालेगा तो क्या ये जा पाएगा इधर? नहीं जा पाएगा, मुश्किल से जा पाएगा। यानी इसका जो वेलोसिटी है, आयनों का जो गतिशीलता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में आयनिक मोबिलिटी कहते हैं, आयनों का गतिशीलता, आयनिक मोबिलिटी लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब ये इसको आकर्षित करेगा, अपनी ओर बुलाएगा तो ये धीरे धीरे इधर जा पाएगा, मुश्किल से जा पाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन का मान क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर आप Na+Cl- के बीच जो आकर्षण बल उत्पन्न हुआ उसी को क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन, जिसका दूसरा नाम होगा इंटर आयनिक इंटरेक्शन। आयनों के बीच उत्पन्न होने वाले आकर्षण बल को इंटर आयनिक इंटरेक्शन भी कहा जाता है। तो फिर अगर सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन हाई है, इंटर आयनिक इंटरेक्शन हाई है, तो आयनिक मोबिलिटी लेस होगा, आयनों का गतिशीलता कम होगा। और जब आयनों का गतिशीलता कम होगा तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन भी लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों भाई? यही तो आयन है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को ढोड़ होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा, और ले जाने वाला ही जब धीरे धीरे जाएगा तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन तो कम हो ही जाएगा। तो फाइनली we can say that if solid interaction Na+Cl-, if solid interaction is high, that is inter-ionic interaction is high, then in this case mobility of ionic mobility will be less, so electrolytic conduction decreases, और इसी कारण electrolytic conduction decrease कर जाता है। अब दूसरा पॉइंट जानिए, दूसरा नंबर पॉइंट, solid solvent interaction, solid solvent interaction। अब solid solvent interaction के बारे में हम लोग जानेंगे। solid solvent interaction देखिए, Na+ और इसमें पानी है, Na+ और पानी के बीच जब आकर्षण बल उत्पन्न होगा तो उसी को हम लोग solid solvent interaction बोलेंगे। वही कहलाता है solid solvent interaction। मान लीजिए इस Na+ के साथ ढेर सारा वाटर मॉलिक्यूल चिपका, बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल चिपका, और जब बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल चिपक गया तो बोलिए ऐसे हालत में ये जो Na+ आयन है एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से जाएगा कि धीरे धीरे जाएगा? और जब धीरे धीरे जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? आयनिक मोबिलिटी लेस हो चुका है, आयनों का गतिशीलता कम हो चुका है। और जब आयनिक मोबिलिटी लेस हो गया तो फिर आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन लेस हो चुका। तो फाइनली आपने क्या सीखा कि अगर सॉलिड और सॉल्वेंट क्या इंटरेक्शन हाई होता है, यानी आयन के साथ ढेर सारा वाटर मॉलिक्यूल चिपक गया, ढेर सारा वाटर मॉलिक्यूल चिपक गया, तो ऐसे हालत में आयनों का गतिशीलता कम हो जाएगा। और जब आयनों का गतिशीलता कम हो जाएगा, आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन भी लेस हो जाएगा। तो याद रहे, जब ढेर सारा वाटर मॉलिक्यूल Na+ के साथ चिपकता है तो फिर इसी को हम लोग सॉल्वेशन ऑफ आयन कहते हैं। आयनों का सॉल्वेशन हम लोग कहते हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल चिपक गया तो इसी को क्या बोलेंगे? सॉल्वेशन ऑफ आयन। तो फाइनली दूसरा नंबर पॉइंट क्या है जानिए? इफ सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज हाई, if solid solvent interaction is high, that is solvation of ion takes place in greater extent, then in this case ionic mobility is less and so electrolytic conduction decreases, और इसी कारण इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन डिक्रीज कर जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट में लीजिए, तीसरा नंबर पॉइंट के बारे में जानिए। इस बार हम लोग देंगे सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ये थर्ड नंबर पॉइंट लीजिए। पहला था सॉलिड से इंटरेक्शन, दूसरा सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और तीसरा क्या हो गया? सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्वेंट इंटरेक्शन में क्या होने वाला है देखिए, अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स
सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है, तो बस इसी को हम लोग सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कहते हैं। तो सोचिए, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जब होगा हाई, तो वैसे हालत में आयनिक मोबिलिटी हाई होने वाला है या लेस होने वाला है। अब इसके बारे में हम लोग गौर करें। अब चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं, केमिस्ट्री से निकलिए, बहुत बड़ा बड़ा बात किए, थोड़ा छोटा छोटा बात करते हैं। आपने मोबिल देखा है, आपने पानी देखा है, बोलिए मोबिल और पानी में कौन ज्यादा गाढ़ा होता है? तो मोबिल ज्यादा गाढ़ा होता है। और जब मोबिल ज्यादा गाढ़ा होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? मोबिल का मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक नजदीक होगा, और जब नजदीक होगा तो उनके बीच आकर्षण बल भी ज्यादा होगा। और तब ऐसे हालत में हम लोग कहेंगे कि मोबिल में सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हाई होता है। पानी मॉलिक्यूल के बीच आकर्षण बल कम, तभी तो वो पतला होता है और इसीलिए थोड़ा दूर रहता है मोबिल मॉलिक्यूल्स की तुलना में। और इस तरह हम लोग पानी के केस में कहेंगे कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन लेस होता है, जबकि मोबिल में क्या होगा? हाई। तो फिर आपने क्या सीखा कि भाई जो गाढ़ा होता है उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है, जो पतला होता है उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच आकर्षण बल कम होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन कम होता है। तो फिर मोबिल में सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हाई, जिसका दूसरा नाम होगा विस्कोसिटी इज हाई। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? गाढ़ा पानी। अगर कोई ज्यादा गाढ़ा है तो ऑब्वियस है विस्कोसिटी भी ज्यादा होगा। तो बोलिए मोबिल और पानी में किसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा? भाई मोबिल का। तो आप जब कहते हैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हाई, तो आप कह सकते हैं विस्कोसिटी इज हाई। तो यस, याद रखेंगे कि जब होता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हाई, यानी विस्कोसिटी हाई हो गया, सॉल्वेंट का विस्कोसिटी हाई हो गया, और जब विस्कोसिटी हाई हो गया तो बोलिए उसमें गाढ़ापन ज्यादा हो गया कि कम हो गया? ज्यादा हो गया। अब गाढ़ापन ज्यादा हो गया तो आयन एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जाएगा कि मुश्किल से जाएगा? बोलिए मुश्किल से जाएगा। और जब मुश्किल से जाएगा तो फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन ज्यादा हो गया कि कम हो गया? जस्ट कम हो चुका। तो लीजिए फाइनली अगला पॉइंट आपके पास आ चुका। इफ solvent solvent interaction is high, that is if viscosity is high, then ionic mobility will be less, आयनों का गतिशीलता कम होगा, and in this case electrolytic conduction will decrease, electrolytic conduction will be less, कम हो जाएगा। अब फोर्थ नंबर पॉइंट के बारे में जानिए। फोर्थ नंबर पॉइंट लीजिए, अब हम लोग फोर्थ नंबर पॉइंट के बारे में जानते हैं, और वो फोर्थ नंबर पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में जानिए। फोर्थ नंबर पॉइंट टेम्परेचर, लिख लीजिए टेम्परेचर। अब बताइए, जब हम लोग इसका टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, लीजिए इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो ये दोनों आयन एक दूसरे के नजदीक आएगा कि दूर दूर भागेगा? दूर दूर भागेगा। और जब दूर दूर भागेगा तो बोलिए इनके बीच आकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी टेम्परेचर को जब हम लोग इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन क्या होता है? लेस हो जाता है। सॉलिड के बीच उत्पन्न होने वाला आकर्षण बल कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जानिए, जब टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे तो बोलिए इसमें वाटर मॉलिक्यूल और ज्यादा चिपकने लगेगा कि निकल के भागेगा? निकल के भागेगा। अरे भाई सिंपल सा चीज है, किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो भागने करता है। अब नीचे से अगर हम आपको गर्म करना चालू करें, फर्श को गर्म करना चालू करें, तो आप क्या बोलिएगा? मजा आ रहा है, गर्म करते जाइए। कि आप लोग 180 की स्पीड में भागिएगा? तो किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो भागने करता है। ये कौन सी इसका बात? तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहां चिपका हुआ है वो निकल के भागेगा। और जब भागेगा तो क्या हो गया? सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन लेस हो चुका है, सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन कम हो चुका है। और अब तीसरा पॉइंट जानिए, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के नजदीक आएगा कि भागेगा, अगेन भागेगा, फिर भागेगा। और जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भागेगा
तो बोलिए ऐसे मॉलिक्यूल के बीच आकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपने सुना, जब टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो फिर क्या होता है? सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन कम होता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कम होता है, सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन कम हो जाता है, यानी तीनों फैक्टर कम हो जाता है, तीनों ही कम हो जाता है। और जब तीनों कम हो जाएगा तो आयनों का गतिशीलता बढ़ जाएगा, आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगा, आयन एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से आने जाने लगेगा। और जब तेजी से आने जाने लगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। वैसे एक छोटा सा बात और भी आपको याद रखना चाहिए कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 3/2 kT, ऐसा होता है। यानी जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, और आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, लीजिए लिख दिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है ½ mv², ½ mv²। तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो वेलोसिटी बढ़ जाता है, आयनों का वेलोसिटी भी बढ़ जाता है। तो फाइनली आपने क्या सीखा? जब टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं तो सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन कम होता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कम होता है, सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन कम होता है, जिसके कारण आयनों का वेलोसिटी बढ़ जाता है। और साथ ही साथ आयनों का टेम्परेचर बढ़ने के बाद वेलोसिटी भी उसका बढ़ जाता है, बहुत तरीके से उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है। और जब वेलोसिटी बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी इंक्रीज करता है। तो यही था 4 फैक्टर जिसके ऊपर किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का निर्भरता होता है, इलेक्ट्रोलाइट अपना कंडक्टिविटी दिखा पाता है। तो ये 4 फैक्टर। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और नया टॉपिक भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा इसको तैयार कर लीजिएगा, तभी तो इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक आपको समझ में आएगा। और टॉपिक कंटिन्यूटी रहता है, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड रहता है, तो इसको तैयार जरूर कीजिएगा, तभी इसका दूसरा लेक्चर इस चैप्टर का बेहतर आपको समझ में आ पाएगा। बस